गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी नियम जानने से पहले तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। गैसों की द्रव्यों में विलेयता। जो हेनरी का नियम होता है वो गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर निर्भर करता है। किसी भी द्रव्य में गैस किस प्रकार विलेय होती है उसके लिए फर्स्ट टॉपिक है ए, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा होना चाहिए, गैस की प्रकृति कैसी होना चाहिए। गैस की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक होती है आयनिक अर्थात पोलर, एक होती है अनायनिक अर्थात नॉन पोलर। तो गैस की जो प्रकृति है, गैस का नेचर है, वो कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, दैट इज सिंपल एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जब आंशिक रूप से पॉजिटिव और आंशिक रूप से नेगेटिव, क्लोरीन परमाणु पर आंशिक पार्शियल नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर गैसेस है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसी गैस है? ध्रुवीय गैस है। और पोलर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? H2O। H2O को देखते हैं। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत V आकृति का होता है। ये इस प्रकार, ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसके बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इस पानी के अंदर, इस विलायक के अंदर ये हाइड्रोजन क्लोराइड आसानी से सॉल्युबल हो जाती है। ये जो आपका पात्र है, इस पात्र को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है? ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अर्थ है विलायक H2। और ये गैसीय अवस्था में कुछ पार्टिकल्स दिए गए, मोल्स दिए गए, अणु दिए गए गैस के, ये इस अवस्था में देखिएगा ये क्या है? मोल्स अर्थात गैसीय, गैस के अणु दिए गए। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब पोलर गैसेस रहेगी और पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे। यदि यही गैस, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के स्थान पर यदि ये नॉन पोलर गैसेस होती, नॉन पोलर गैसेस, जब नॉन पोलर गैसेस होती बेटा देखो एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अतिरिक्त और भी होती है हाइड्रोजन और Br2, Cl2 एटसेट्रा। ये सब की सब गैसें जो हैं वो नॉन पोलर गैसेस है। ये जो गैस है इस जल के अंदर आसानी से सॉल्युबल नहीं होती है, क्योंकि इन पर आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव नहीं आता है। अर्थात ये गैसेस जो होती हैं वो कैसी है? नॉन पोलर गैस। नॉन पोलर गैस साधारण जल या सॉल्वेंट के अंदर नहीं सॉल्युबल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन हेनरी लॉ के लिए आया कि हमारे जो सॉल्वेंट है उसमें कौन सी गैसेस होना चाहिए? पोलर गैसेस। पोलर गैसेस होगी तो आसानी से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगी। दूसरा टॉपिक देखते हैं बी, टेम्परेचर। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप का प्रभाव ये पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे ताप का प्रभाव, यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर यहां से किसी बर्नर के माध्यम से इसको हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीडम हो जाएंगे, मतलब निकलेंगे बाहर। यदि पात्र खुला हुआ तो बाहर निकल जाएंगे, यदि पात्र बंद होगा तो जो गैस के अणु घुले हुए हैं वो निकलकर, मतलब जो खाली स्थान होगा उसकी दीवार की सतह पर आ जाएंगे।
टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो इसके अंदर जो गैस सॉल्यूबल है, घुली है, उसकी विलेयता घट जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, कम हो जाती है। ये सदैव याद रखना है। होता कैसा है, विद एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल, ये क्या है, गैस प्लस लिक्विड, इसी का विलयन है, तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन। यदि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, गैस और लिक्विड का ये विलयन है, गैस और लिक्विड का, टेम्परेचर में हमने इंक्रीज कर दिया सॉल्यूशन, तो इससे क्या उत्सर्जित होगी, एनर्जी। जब एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे स्वतः एनर्जी उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। जब ऊष्माक्षेपी कहलाती है तो इनका जो डेल्टा एच परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन, वो सदैव क्या होता है, नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। ये भी कैसा होता है, नेगेटिव। जो मुक्त ऊर्जा में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें पहले से याद होना चाहिए। डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी रैंडमनेस, अचानक एक्सचेंज, तेजी से गर्मी है मौसम में, बरसात हो सकती है, ये क्या है, एंट्रोपी है, एंट्रोपी में परिवर्तन को बताती है। अर्थात इस टी पर निर्भर सब कुछ करता है। देखो डेल्टा एच का मान क्या है, नेगेटिव, तो ये डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, और टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाओगे तो ये डेल्टा एस का मान नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अर्थात जो स्वतः परिवर्तन होता है, उसमें डेल्टा जी का मान सदैव कैसा होता है, नेगेटिव। याद रखना, जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब आएगा, देखिए डेल्टा एच का मान क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव डेल्टा एस का मान नेगेटिव रख दोगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी का मान जितना कम होगा, टी का मान जितना स्लो होगा, कम होगा, तो डेल्टा जी का मान उतना ही अधिक ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी का मान उतना ही ऋणात्मक होगा। तो टी की वैल्यू कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो कंडीशन। तो स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होगी और एनर्जी उससे उत्सर्जित होगी और इस लिक्विड में गैस आसानी से मिल जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, गैस कैसा होना चाहिए, पोलर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो, तब द्रव्यों में गैस मैक्सिमम सॉल्युबल हो सकती है। तीसरे बिंदु को देखते हैं। तीसरा बिंदु है प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है तीसरा। थर्ड बिंदु को देखेंगे, प्रेशर। तीसरा बिंदु है सी, प्रेशर। प्रेशर को देखते हैं। अब जब हमने कंसंट्रेशन के आधार पर टर्म्स पढ़ाए थे दो प्रकार के, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन नॉर्मल टी है, मोलर टी है, और ये एक्स क्या होता है, मोल प्रभाव होता है, जिसे मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। कौन सा टर्म्स है ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो ये देखो, जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, ऊपर से इस पात्र में देखो प्रेशर को क्या है, बढ़ाया जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो P प्रोपोर्शनल, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म से मोल प्रभाव, तो ये हो जाएगा P प्रोपोर्शनल X, P प्रोपोर्शनल X। और जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, चिन्ह हटता है, तो ये कांस्टेंट आता है, जिसे KH × X, और जहां
के एच क्या है, वेयर के एच इज ए हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, जहां के एच एक हेनरी नियतांक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेनरी के नियम की डेफिनेशन लिख दी जाएगी। हेनरी की डेफिनेशन, हेनरी लॉ की क्या होती है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, ये उसका मोल प्रवाह या मोल अंश किसी विलयन के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, जहां के एच किया जाएगा कांस्टेंट। यही हेनरी का नियम कहलाता है। अब हेनरी के नियम के अनुसार एक मैथमेटिकल समीकरण होता है, रेखा का समीकरण, y बराबर mx, ये सारे बच्चे जानते होंगे। तो y p यानी कि y अक्ष के सापेक्ष ये प्रेशर और x अक्ष के सापेक्ष ये मोल फ्रैक्शन और m यानी कि kh हेनरी नियतांक। जो इसका बिंदु है O, इसके साथ सीधा स्ट्रेट लाइन में ये स्लोप प्राप्त होगा और ये kh। इस प्रकार मैक्सिमम ऑप्शन में आता है हेनरी नियम का स्लोप कौन सा होगा, तो ये वाला स्लोप जो स्ट्रेट लाइन में वो सही होता है। इट्स ओके।